बच्चों, आज हम क्लास 8 के इतिहास विषय का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। उसके पहले हम पिछले पार्ट के होमवर्क पर भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो होमवर्क की एक्सरसाइज थी रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति को मैं पढ़ रही हूँ, आप इसे अपने किए गए होमवर्क से मिला लीजिएगा। क, भारत के राजा और डैश अपना अपना राज्य बढ़ाने में लगे थे। डैश की जगह हम भरेंगे नवाब। भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में लगे थे। नेक्स्ट है कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेज़ों से परास्त हो गए। रिक्त स्थान में आपने फ्रांसीसी भरा होगा। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि अंग्रेज़ों एवं मुग़ल बादशाह शाह आलम के मध्य हुई। रिक्त स्थान में आपने मुग़ल बादशाह शाह आलम भरा होगा। नेक्स्ट है मुग़ल बादशाह के आदेशों को फरमान कहते थे। यहाँ रिक्त स्थान में आपने फरमान भरा होगा। इसको करने के बाद आपने अपने घर के बुजुर्गों से पूछकर ये पता अवश्य किया होगा कि आपके जनपद और गांव की स्थापना कब और कैसे हुई। आपको पता चला हो या ना पता चला हो, आपने पूछा तो अवश्य ही होगा। खैर, यह आप क्लास में शिक्षकों से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए इसे क्लास के लिए छोड़कर अब हम इतिहास विषय का 3rd लेसन भारत में कंपनी राज्य का विस्तार पढ़ना शुरू करेंगे। पिछले पाठ में हमने जाना है कि कैसे अन्य यूरोपीय व्यापारियों के साथ अंग्रेज़ भी व्यापार करने के लिए भारत आए और उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में फैली एकजुटता की कमी का फ़ायदा उठाकर भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रांतों पर अपना अधिकार एक एक करके जमा लिया। इसके आगे उन्होंने अपनी कंपनी राज्य का भारत में विस्तार कैसे बढ़ाया, यह अब हम इस पाठ में जानेंगे। जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद तथा मराठा राज्य के शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। वे प्रायः अपनी सीमा विस्तार या उत्तराधिकार के लिए आपस में संघर्षरत थे और इसी का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज सैनिक जब उन्हें मदद देते तो उसके बदले में वे उनसे राज्य का कुछ भाग और रियायतें ले लेते थे। इस प्रकार भारतीय शासक अंग्रेज़ों की हाथ की कठपुतली मात्र बनकर रह गए थे। अंग्रेज़ों ने लगभग 90 वर्षों में यानी 1764 ईस्वी से 1856 ईस्वी भारत के अधिकांश हिस्सों पर राज्य करना प्रारंभ कर दिया था। अंग्रेज़ों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत जैसे वेलेज़ली की सहायक संधि नीति, डलहौजी की विलय नीति, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़पने की नीति, युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए वार्षिक लेना व फूट डालो और राज करो जैसी कूटनीतियों के जरिए भारत के राज्यों को कंपनी राज्य में मिलाया। इन नीतियों के बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें पहला नाम मैसूर का आता है। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात से ही मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। शीघ्र ही वो अपनी कुशाग्र बुद्धि द्वारा सेना में उच्च पद तक पहुंच गया। 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उसने बिदनूर, सुदा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया। इससे अंग्रेज़ों का आशंकित होना स्वाभाविक था और दोनों के मध्य संघर्ष भी अवश्यंभावी था। अतः 1767 से 1799 ईस्वी के मध्य मैसूर एवं अंग्रेज़ों में निम्नलिखित 4 युद्ध हुए। प्रथम मैसूर युद्ध। हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने हैदर अली के विरुद्ध निज़ाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब का एक सम्मिलित मोर्चा बनाया।
किंतु हैदर अली इससे विचलित नहीं हुआ। उसने मराठों को धन देकर और निज़ामों को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। इस तरह से हैदर अली और निज़ाम तथा मराठों ने मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध किया और 1.5 वर्ष तक लगभग युद्ध होता रहा। हैदर अली ने मद्रास को घेर लिया, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, और 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली तथा अंग्रेज़ों के मध्य संधि हो गई। इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया गया तथा विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करने का वचन भी दिया गया। फिर अंग्रेज़ों और मराठों के बीच द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 ईस्वी के बीच। 1771 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, परंतु 1769 में हैदर अली ने अंग्रेज़ों के साथ की गई संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने हैदर अली की कोई सहायता नहीं की। इससे हैदर अली ने फिर से निज़ाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेज़ी सेना को पराजित कर अर्काट को जीत लिया। इसी बीच अंग्रेज़ों ने निज़ाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। हैदर अली ने इस स्थिति का सामना किया, परंतु नवंबर 1781 ईस्वी में वो पराजित हुआ। हैदर अली ने अंग्रेज़ों को 1782 ईस्वी में बुरी तरह हराया। 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने राज्य का उत्तरदायित्व संभाला। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा। अंत में दोनों पक्षों ने मार्च 1784 ईस्वी में संधि कर ली और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रांतों को संधि की शर्तों के अनुसार लौटा दिया। फिर अंग्रेज़ों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 ईस्वी में हुआ। टीपू कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था। त्रावणकोर के महाराजा ने डचों से कोचीन रियासत में स्थित जयकोटे तथा क्रगानूर मोल लेने का प्रयत्न किया था, जिसके कारण टीपू ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेज़ों ने त्रावणकोर के राजा के पक्ष में टीपू पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजी सेना वेल्लोर तथा अंबूर से होती हुई बेंगलोर तक पहुंच गई, जिसे उसने मार्च 1791 ईस्वी में जीत लिया। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टम तक पहुंच गई। अंग्रेज़ों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया, परंतु शीघ्र ही वे पुनः उसे हाथ से खो बैठे। मराठा तथा निज़ाम की सहायता से उन्होंने पुनः श्रीरंगपट्टम की ओर चढ़ाई की। टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया। जब टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना असंभव है, तो उसने 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार उसे अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेज़ों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेज़ों को 12 महल, डिंडीगुल तथा मालाबार मिल गया। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा। युद्ध के इस दौर में टीपू को बहुत क्षति हुई। वह अपने राज्य को पूर्णतः समाप्त होने से बहुत ही कठिनाई से बचा पाया। 1798 ईस्वी में भारत में लॉर्ड वेलेस्ली आया, जो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई और उसकी यही योजना सहायक संधि कही जाती है। सहायक संधि के अंतर्गत जो बातें आती थीं, उनमें से सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य शक्तियों से रक्षा करने तथा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगा। दूसरी बात थी कि इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को अपनी कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना था। तीसरा, इन शासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। अगला, खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में अपने राज्य का कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। अगला, कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी से भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट, उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिडेंट रखना पड़ता था, जो राज्य पर निगरानी रखता था। और इस नीति के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक तथा हैदराबाद पर भी कब्जा कर लिया। वेलेस्ली ने
यह निश्चय किया कि या तो टीपू का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे अपने अधीन बना लिया जाए। लेकिन इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वह निज़ाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है। मई 1799 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टम का दुर्ग जीत लिया और मैसूर अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। उसने अपनी वीरता, साहस तथा आत्माभिमान को कभी नहीं छोड़ा और वेलेजली की सहायक संधि के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उसकी एक प्रिय उक्ति थी कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। इसी उक्ति का पालन करते हुए वह श्रीरंगपट्टम के द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया था। मराठों से संघर्ष। मुगल साम्राज्य की पतनावस्था में मुगलों की केंद्रीय सत्ता निर्बल तथा प्रभावहीन हो चली थी। उधर मराठा संघ, जिसमें नागपुर के भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर तथा ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार थे तथा जिनका प्रमुख पेशवा होता था, ने उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया था। परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने, जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को सन 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित किया, जिससे मराठा शक्ति बहुत क्षीण हो गई थी। मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान अब पूना पर केंद्रित होने लगा था और पेशवा पद पाने के लिए उनमें आपस में होड़ होने लगी थी। इस तरह से मराठा सरदारों की आपसी कलह से अंग्रेज़ों को लाभ उठाने की परिस्थितियां उत्पन्न हुई और उनको एक नया अवसर मिल गया। सन 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, परंतु उसने पद की लालसा में अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध करवा दिया। उसके इस कार्य से मराठा नाराज हो गए और नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बिठा दिया। उसकी सुरक्षा और शासन संचालन के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया। रघुनाथ राव अंग्रेज़ों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेज़ों से सहायता मांगी। इसके लिए तो वो पहले से ही तैयार बैठे हुए थे। अंग्रेज़ों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से 82 ईस्वी तक हुआ, जो 7 वर्षों तक चला, किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेज़ों को अधिक सफलता न मिल सकी और अंत में सालबाई नामक स्थान पर 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। सन 1800 ईस्वी में फडणवीस की मृत्यु हो गई और मराठों पर आपसी संघर्ष के बादल पुनः मंडराने लगे। मराठों ने वेलेजली की सहायक संधि से अपने को दूर रखा था, किंतु नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद सिंधिया, होलकर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए परस्पर संघर्ष प्रारंभ हो गया था और इसी कारण पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेज़ों की शरण ली। अंग्रेज़ों ने सहर्ष पेशवा की सहायता करना स्वीकार किया और उन्हें सहायक संधि स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप पेशवा का एकाधिकार समाप्त हो गया। परंतु भोंसले तथा सिंधिया को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने लॉर्ड वेलेजली के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध 1803 ईस्वी में घोषित कर दिया, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। अंग्रेज़ों ने उन्हें संधियां करने के लिए विवश कर दिया, जिसके अंतर्गत दोनों मराठा सरदारों को अपने राज्य का काफ़ी हिस्सा अंग्रेज़ों को देना पड़ा और उन्होंने अपने अपने राज्यों में अंग्रेज़ रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने सारे भारत के क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया था और इसके पश्चात कंपनी ने होलकर के विरुद्ध तृतीय मराठा युद्ध 1804 से 1805 ईस्वी के बीच छेड़ दिया, जिसमें अंग्रेज़ सफल रहे। दोनों के बीच राजपुर घाट की संधि हो गई, जो 1806 में हुई। यद्यपि मराठों की शक्ति इससे कमज़ोर हो गई थी, फिर भी वे अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने को तैयार थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना स्थित अंग्रेज़ रेजिडेंट तथा नागपुर स्थित रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया।
यह मराठों एवं अंग्रेजों के बीच का अंतिम युद्ध था, जो चतुर्थ मराठा युद्ध 1817 ईस्वी के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से हार गई। सिंधिया और होलकर के अधीन राजपूताना राज्य अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गए। जो राज्य पूर्णतः अंग्रेजी शासन के अंतर्गत नहीं थे, वे भी अप्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में आ गए थे। बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया और बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया। फिर डलहौजी की विलय नीति। सहायक संधि नीति द्वारा जिस तरह विलेजली ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था, उसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने भी राज्यों को हड़पने की एक नीति अपनाई। इस नीति के अंतर्गत उसने यह नियम घोषित किया कि भारत के जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र ना हो, वे अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते थे। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य के अधीन किसी संतानहीन भारतीय नरेश को गोद लेने के अधिकार का निषेध कर दिया। इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट, संभलपुर तथा झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने यह भी नीति अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन तथा उपाधियों से भी वंचित कर दिया जाए। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधियां भी समाप्त कर दी गईं। अब हम अगले वीडियो में आपको इस पाठ के शेष भाग के साथ फिर मिलेंगे।